जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ सुन लो, आ रही है या नहीं आ रही है? लेक्चर 5 हम स्टार्ट करते हैं कैफ 6 का। ओके। अच्छा यार, कल ये बात चल रही थी, कल हमने जो डिस्कशन की थी, एक हमने की थी टोटल इनकम की, और इससे ऊपर हमने डिस्कशन की थी टैक्सेबल इनकम की। ठीक है, तो कल क्लास के एंड के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल चल रहा था, उस न्यूमेरिकल की डिस्कशन में आपसे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, जो भाई लेट हो गए हैं और अगले लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उनकी आंखों के सामने, वो जल्द से जल्द जो है वो कोशिश करें अगले लेक्चर कवर करने की। इसको प्लीज डिले ना कीजिएगा, आगे फिर कवर अप नहीं हो सकेंगी चीजें। ओके, हम ये बात कर रहे थे कल कि अगर एक बंदा सैलरी कमाए 2 मिलियन, बिजनेस कमाए 3 मिलियन, एग्रीकल्चर कमाए 4 मिलियन, कैपिटल गेन कमाए 1 मिलियन, तो ये इनकम इसकी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आएगी तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको पता है हम कौन कौन सी इनकम्स लेके जाएंगे? हम ये वाली और ये वाली, बस 2 जमा 3 जमा 1। न्यूमेरिकली हम इसकी एग्रीकल्चर इनकम को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने इस पे हुकूमत को टैक्स जमा नहीं करवाना। लेकिन आप एक लाइन लिख के एफबीआर को बता देते हो कि मैंने इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम भी कमाई हुई है, ताकि सिर्फ उनको पता चल जाए आपने कमाई है, हाँ माफ है, इस पे टैक्स जमा नहीं कराना। तो ये मैंने आपसे बात की थी कि न्यूमेरिकली स्पीकिंग हमने कितना कमाया है, 6 मिलियन, और हुकूमत के खजाने में टैक्स किस पे जमा कराना है, 6 मिलियन पे। और थ्योरेटिकली स्पीकिंग हमने कितना कमाया है, 6 ये वाला और 4 इसमें एग्रीकल्चर इनकम जमा कर दें, ये टोटल है। ठीक है, तो अब मैं टोटल इनकम की डेफिनेशन आपको थ्योरेटिकल वाली पढ़ाने लगा हूं, थ्योरेटिकल वाली, ये वाली टोटल इनकम की डेफिनेशन पढ़ाने लगा हूं। अच्छा, द टोटल इनकम इज सम ऑफ, टोटल इनकम में जमा किया जाएगा पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर, सारे हेड्स की इनकम आपकी जमा की जाएगी। क्लियर? एंड पर्सन्स इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, एग्जेम्प्ट इनकम को भी ऐड किया जाएगा। तो अब अगर मैं आपको बात फाइनल करूं, बुक्स अवेलेबल हो गई हैं भाई, और बुक्स जो है वो आप हजरात अब ले लें। अच्छा, ये अब अगर मैं बात करूं फाइनल, तो ये इसकी कौन सी डेफिनेशन है, न्यूमेरिकली। क्लियर? इसमें मैंने सिर्फ ए को हाईलाइट किया, पॉइंट ए को, लेकिन ये जो इसकी डेफिनेशन है, ये वाली कौन सी डेफिनेशन है, ये है इसकी, मैसेज कर दें, ये है इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। ये क्या कौन सी डेफिनेशन है, ए प्लस बी ऐड करके थ्योरेटिकल डेफिनेशन। तो टोटल इनकम इधर देखो, टोटल इनकम इज सम ऑफ ए प्लस बी, वेयर ए इज द इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम जिसपे आपने टैक्स देने, एंड बी इज द पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। ठीक है, तो बहरहाल न्यूमेरिकल आया तो अभी एग्रीकल्चर इनकम इग्नोर कर दिया करना क्योंकि उस पर आपने टैक्स जमा नहीं कराना। लेकिन अगर पेपर में थ्योरी का सवाल आ गया तो आप कहना मुझे ये पता है कि सारी इनकम्स ऑल हेड्स को भी जमा किया जाता है और एग्जेम्प्ट इनकम को भी ऐड किया जाता है, फिर हमारी टोटल इनकम आ जाती है। ओके, अच्छा जी, अगली बात भाई ये है कि ये बात ना उसने ऊपर भी लिखी है, ये कोई मेरी नजर में वैसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन उसने ऊपर भी ये बात लिखी है, 9 में आओ जरा, the taxable income of a person for a tax year shall be the total income, taxable income निकालते हुए ना टोटल इनकम पता है कौन सी लेनी है, अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10। अब बात समझ आई? कहते हैं टोटल इनकम कैलकुलेट करते हुए ना आपने क्लॉज ए देखनी है, बस आपने बी को नहीं देखना। ऑब्वियसली टोटल इनकम वही होगी ना एग्रीकल्चर के अलावा वाली, न्यूमेरिकल करते हुए, ताकि उसमें से एंड पे ज़कात माइनस कर सके, और फिर आपकी क्या निकल आएगी, टैक्सेबल इनकम। ओके, आगे मूव करो जी। अच्छा, आगे भाई हेड्स ऑफ इनकम है, तो थ्योरी का सवाल आया पेपर में, टोटल इनकम की डेफिनेशन फिर आपने ये लिख के आनी है। हेड्स ऑफ इनकम में आ जाओ यार। हेड्स ऑफ इनकम में क्या है, फॉर इम्पोजिंग टैक्स, टैक्स लगाने के लिए, एंड कैलकुलेटिंग टोटल इनकम, और टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो कहते हैं टैक्स लगाने के लिए इनकम्स को हम क्लासिफाई करेंगे फॉलोइंग हेड्स में। क्लियर? अब आप मुझे बता दो कि हेड्स ऑफ इनकम कौन से हैं, हेड्स ऑफ इनकम कौन से हैं, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये हेड्स ऑफ इनकम है हमारी। क्लियर? ओके, पॉइंट 2, द इनकम अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर shall be the total chargeable amount derived by a person under the head as reduced by total deductions। इसमें से माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शंस। ओके, इस बात का क्या मतलब है
इस बात का मतलब समझ लो। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं ऐसे क्वेश्चन से लिखता हूं, ये एग्जांपल समझ लें, इलस्ट्रेशन। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये किसी जगह नौकरी कर रहे हैं और इसको उस नौकरी से साल में तनख्वाह मिली 7 लाख, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक वर्किंग है, वो वर्किंग मैं आपके सामने करता हूं, जिससे कि आपने इंट्रो पढ़ी होगी। तो आपको पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होती है, यानी बिजनेस का प्रॉफिट क्या चीज होती है। बिजनेस का प्रॉफिट क्या चीज होती है, ये एक वर्किंग से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये वर्किंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक बंदा कहता है मेरे बिजनेस की सेल है 9 लाख रुपए और मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं 50,000 रुपए, ठीक है। 9 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे 8,50,000 आ जाएगा। सर हमने तो पढ़ा था कॉस्ट ऑफ सेल भी होती है। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल भी लिखनी है, लिख ले, मैं भी लिखने रहा। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल और एक्सपेंसेस वगैरह माइनस होते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। अब बता दो मेरी वर्किंग से इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या आ गई, 8,50,000। क्लियर। अब मेरी टोटल इनकम बोलो कितनी है, टोटल इनकम जल्दी तो यार, 1,155,000। इसमें से फर्ज करो मैं ज़कात पे करूं 20,000 रुपया, तो बताओ मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है, 1,530,000। क्लियर। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं वर्किंग की जगह, इस वर्किंग की जगह ऐसे लिख सकता हूं, आपके समझने के लिए सिर्फ रेड मार्कर से मैं लिख रहा हूं, क्या मैं वर्किंग की जगह ऐसे नहीं लिख सकता, 9 लाख माइनस 50,000 लिख सकता हूं मैं ऐसे। क्लियर। तो अच्छा अब मुझे ये बता दो, ये भी 50,000 माइनस हो रहा है और ये स्काई ब्लू वाला 20,000 भी माइनस हो रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है ये सुन लो आप। बिजनेस की सेल में से जब बिजनेस के खर्चे माइनस करेंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा। बिजनेस के प्रॉफिट में सैलरी वाला प्रॉफिट जमा करेंगे, सैलरी में तो प्रॉफिट ही होता है, सैलरी के लिए क्या खर्चे होते हैं, हम सैलरी के चैप्टर में पढ़ेंगे, खर्चे वगैरह कोई खास नहीं होते। तो सैलरी से मैंने कमाया 7 लाख, मैंने अपने कारोबार की चीजें बेची 9 लाख की और खर्चा आया था 50,000, कारोबार में मुझे बचा 8,50,000। ये आ गई टोटल इनकम, ये आ गई ज़कात, ये आ गई टैक्सेबल इनकम। अब यार ये जो 50,000 है ना, 50,000, इसका पता है क्या टेक्निकल नाम है, इस 50,000 का टेक्निकल नाम है डिडक्शन, बोलो डिडक्शन। और इस 20,000 का टेक्निकल नाम है डिडक्टेबल अलाउंस। बस ये एक छोटा सा फर्क बताना था। आज आपकी डिक्शनरी में एक नया लफ्ज ऐड हो गया, उस लफ्ज का नाम बताओ क्या है, डिडक्शन। तो बोलो इधर देखो, टोटल इनकम से ऊपर ऊपर जो चीजें माइनस हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, डिडक्शन, शन शन डिडक्शन। और जो टोटल इनकम के बाद माइनस हो उनको डिडक्टेबल। अब इनमें कोई खास फर्क नहीं है, कॉन्सेप्चुअली तो फर्क है, कॉन्सेप्चुअली तो फर्क है, लेकिन अल्फाज लॉ मेकर ने इसलिए दोनों के लिए अलग रख दिए ताकि देखने में जरा बात समझ आ जाए। तो आज के बाद तो टोटल इनकम से ऊपर ऊपर अगर हमको खर्चे वगैरह किसी भी हेड के माइनस कर दें, उस हेड की इनकम निकालते हुए इन्हें क्या कहा जाएगा, डिडक्शन। और वैसे नीचे टोटल इनकम के बाद वालों को डिडक्टेबल अलाउंसेस। अब मेरे ख्याल से अगर आपने नोट करना है तो ये वाला नोट करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर लो ये वाली चीज नोट, लेकिन मेरे ख्याल से असल में जो लेफ्ट पे चीजें हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज तो मैंने आपके ना समझाने के लिए की थी ताकि आपकी इंट्रो की क्लास वाली बात समझ आ जाए। ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया, पहले वो लेफ्ट वाला नोट करो। चलें जी नोट करें। मैंने आपको मैसेज शेयर किया, आपके सामने मैंने ओपन किया। बसी बसी आने चालू है। प्रेशर वगैरह से
क्लियर? तो टोटल इनकम से ऊपर जो माइनस हो जाए दैट इज डिडक्शन, और टोटल इनकम जो बाद माइनस हो दैट इज डिडक्टेबल अलाउंस। ओके, अच्छा अब आपके सामने रजिस्टर खुला हुआ है आपका, चलो आप स्क्रीन की तरफ देखो। अब मैं वो नहीं खोलूंगा जो मैंने बनाई थी डायग्राम। द इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम। आ हेड ऑफ इनकम से अभी मेरी कौन सी मुराद थी? बिजनेस, सैलरी में खर्चे वगैरह नहीं होते। इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम फॉर आ टैक्स ईयर शेल बी द टोटल चार्जेबल डिराइव्ड बाय द पर्सन। टोटल चार्जेबल से यहां मुराद है सेल। किताबें आ गई हैं, अब मंगवा लें, टोटल चार्जेबल को अंडरलाइन करके किताबों पे लिख लें, नहीं है तो फिलहाल रजिस्टर पे लिख लें। टोटल चार्जेबल का मतलब है यहां सेल। पूरा रेफरेंस दे दिया करें 11 का पॉइंट 2 अगर रजिस्टर पे लिख रहे हो। द इनकम अंडर हेड ऑफ इनकम शेल बी टोटल चार्जेबल यानी सेल डिराइव्ड बाय द पर्सन। सेल डिराइव्ड बाय द पर्सन का क्या मतलब है? हाँ गुड, कमाई। सेल कमाई, डिराइव का मतलब होता है कमाई। सेल कमाई बाय द पर्सन अंडर द हेड एज रिड्यूस्ड बाय टोटल डिडक्शंस। इनमें से क्या माइनस कर दें? टोटल डिडक्शन। तो टोटल चार्जेबल का मतलब सेल, और इसका मतलब एक्सपेंसेस। डिडक्शन का मतलब एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग के सर ना आराम से कहते थे सेल में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें। हम थोड़े से अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करेंगे टेक्निकल लॉ के, कि चार्जेबल अमाउंट्स में से डिडक्शंस माइनस कर दें। शेल बी द टोटल चार्जेबल अमाउंट डिराइड बाय द पर्सन एज रिड्यूस्ड बाय टोटल डिडक्शंस। अच्छा, चार्जेबल अमाउंट कितनी है यार? चार्जेबल अमाउंट है 9 लाख और डिडक्शन थी 50,000, याद आ रहा है? ओके, तो एक काम कर लो ना फिर, ये जो 9 लाख है इस 9 लाख के साथ लिख लो, इस 9 लाख के साथ ये 9 लाख क्या है? चार्जेबल। अब जरा पढ़ो, द इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम शेल बी टोटल चार्जेबल अमाउंट्स लेस डिडक्शंस। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कैपिटल गेन का चैप्टर आएगा, उसमें भी कुछ डिडक्शंस हैं। अदर सोर्स का एक चैप्टर आएगा, उसमें भी कुछ डिडक्शन है, लेकिन वो वेट करो जरा, आने वाले दिनों में उसको देखेंगे। ओके, चलें जी आगे। पॉइंट 3 के लिए यार नीचे देखो जरा, मैं एक छोटी सी वर्किंग बना रहा हूं। इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक बंदा कहता है मेरी सेल है 9 लाख और मेरे खर्चे हैं 9,20,000। बेचारे को बिजनेस जेब से पैसे डालने पड़ गए। तो अब इस 20,000 का नाम बताओ, क्या ये प्रॉफिट कहेंगे इसको या लॉस कहेंगे? लॉस कहेंगे। ये मैंने आपको किसकी एग्जांपल दी? अभी जो मैंने सेक्शन पढ़ाना है, सेक्शन 11 का पॉइंट 3 नोट कर लो। 11 के पॉइंट 3 की एग्जांपल दी है मैंने आपको। बताओ अब असूल, अगर चार्जेबल में से डिडक्शंस माइनस करें और जवाब नेगेटिव आ जाए तो इसे अकाउंटिंग के टीचर भी लॉस कहते थे, हम भी लॉस ही कहेंगे। टैक्स वालों ने कुछ डिफरेंट नाम नहीं रखा हुआ, हम भी इसको लॉस ही कहेंगे। पढ़ो आप पॉइंट नंबर 3, पढ़ो, समझ आ रहा है? वे द टोटल डिडक्शन अलाउड। टोटल डिडक्शन कितनी है? 9,20,000, 9,20,000, 920 है। वे द टोटल डिडक्शन अलाउड 920 है। वे 9,20,000 वे द टोटल डिडक्शन अलाउड। अलाउड का क्या मतलब होता है? अलाउड होता है माइनस करने की इजाजत है, यानी 9 लाख की सेल है, उसमें से 9,20,000 की खर्चे माइनस करने की इजाजत है। वे टोटल डिडक्शन अलाउड जहां 9,20,000 फॉर अ टैक्स ईयर, किसी एक साल, अंडर आ हेड, जैसे कि बिजनेस हमने मिसाल, एक्सीड द टोटल चार्जेबल। टोटल चार्जेबल कितना है? 9 लाख, और खर्चे 9,20,000। द पर्सन शेल बी एज्यूम्ड एज सस्टेनिंग आ लॉस फॉर दैट हेड। ये समझा जाएगा उस बंदे को उस हेड में क्या आ गया है? लॉस आ गया है, अंडर अ लॉस फॉर दैट हेड। क्लियर? अच्छा, हाँ भाई, क्लासों में बच्चे तो बैठे नहीं हुए, ये बच्चे बैठे होते थे तो पता है क्या सवाल
पूछते थे? सवाल पूछते थे सर ये नेगेटिव 20,000 तो आ गया, ठीक है, अब बिल फर्ज हमारे इस सवाल में नेगेटिव 20,000 आ जाता, यानी 9 लाख माइनस 9,20,000, तो सर फिर हम यहाँ नेगेटिव 20,000 लिखेंगे और 7 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे और यहाँ पे 680,000 लिखेंगे। भाई ये सवाल पूछना बहुत अर्ली स्टेज है, ये लॉसेस के चैप्टर में हम देखेंगे इसका क्या करना है, कि अगर कभी इधर खुदा ना खास्ता नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है। जितने क्लासेस में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा 3 से 4 महीने तक, आखिरी महीने देखेंगे लॉसेस के चैप्टर, 3 से 4 महीने तक जितने सवाल मैं क्लास में कराऊंगा ये सारी फिगर्स आपकी पॉजिटिव आ रहा करेंगी। लॉसेस के चैप्टर हमने आखिरी महीने में पढ़ना है, इसलिए प्लीज ये बात समझ लें कि 9 लाख में से अगर 9,20,000 माइनस करें तो 20,000 को लॉस कहते हैं, बस ये समझ लें। अगली बात कि वो जो 20,000 है उसको 7 लाख में से सैलरी में से माइनस करके टोटल इनकम निकलनी है नहीं निकलनी, ये एक डिटेल्ड बहस है, इसमें मैं अभी नहीं पढ़ा, इसलिए पढ़ो पॉइंट 4 ने कहा यार अभी आपको कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जरा सब्र करो, हौसला रखो। पॉइंट 4 ने कहा हौसला रखो, अ लॉस, कितना लॉस आया, 20,000 का आया ना, अ लॉस फॉर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी डेल्ट डील किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 14। कहता है सब्र कर जाओ, अभी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लॉस चैप्टर 14 की रोशनी में डील किया जाएगा। ओके नेक्स्ट पॉइंट 5, ओह वेरी इंटरेस्टिंग है, सबसे जबरदस्त पॉइंट आ गया, पूरे लॉ की बेस, बुनियाद, स्ट्रक्चर। अच्छा जी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, सर आसिफ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्यों? उनका स्टे पाकिस्तान में ग्रेटर है 183 डेज, बल्कि पिछले साल तो वो बता रहे थे मैं पूरा साल बाहर नहीं गया, तो इसका मतलब है वो 183 डेज दूर की बात 365 डेज पाकिस्तान में रुके हैं, ठीक है, सर आसिफ जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा, रेजिडेंट इंडिविजुअल क्लियर। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये वो क्या साउथ अफ्रीका से कौन सा प्लेयर आया हुआ था, हाशिम आमला नाम है उसका, हम नहीं, हमारे मुल्क में बायो हमला दूसरी चीज है, ये तो नाम है इसका, हाशिम आमला। अच्छा, ये आया था पाकिस्तान में, इसका स्टे मैं ज्यूम कर रहा हूं, स्टे 15 दिन था इसका पाकिस्तान में, 20 दिन था, 30 दिन था, 25 दिन था, ठीक है, 40 दिन था, 50 दिन था, बस इतना सा स्टे था, इसका क्रिकेट खेलने आया था पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पहले सर आसिफ क्या हो गए, रेजिडेंट, और ये क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट, क्लियर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इनकम्स दो तरह की हो सकती हैं, एक हो सकती है जो इनकम पाकिस्तान में कमाई, एक हो सकती है इनकम जो बाहर के मुल्क में कमाई। अच्छा, सर आसिफ की मैं बात करूं तो सर आसिफ पाकिस्तान में भी इनकम कमा सकते हैं और फॉरेन कंट्री में भी इनकम कमा सकते हैं। पाकिस्तान इनकम का नाम रखूंगा पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन का नाम रखूंगा फॉरेन सोर्स इनकम, तो सर आसिफ दोनों जगह इनकम कमा सकते हैं। अच्छा, सर आसिफ ने फर्ज करो पाकिस्तान में इनकम कमाई, इनकम फ्रॉम सैलरी, कोई भी इनकम कमाई, तो सर आसिफ ने पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हैं राइज में, तो इनकम फ्रॉम सैलरी कमाई, तो सर आसिफ की इनकम इज टैक्सेबल, सर आसिफ ने इनकम पे टैक्स देना। सर आसिफ, अच्छा सर आसिफ का आपको पता है एक पेट्रोल पंप है इटली में, आसिफ पेट्रोलियम के नाम से, नहीं इटली नहीं गए ना आप अभी तक, तो इटली जाओगे तो आपको पता, अबू बकर सर आसिफ का इटली में एक पेट्रोल पंप है, पता ही नहीं आपको, आसिफ पेट्रोल वाले इटली में, ओहो, तो सर आसिफ का इटली में एक पेट्रोल पंप है, तो वो कौन सी इनकम कमा रहे हैं वहां पे, फॉरेन इनकम कमा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इमरान खान कहेगा सर आसिफ आपने तो सही मजे लगाए हैं, पाकिस्तान में भी इनकम कमा रहे हैं, बाहर के मुल्क में भी इनकम कमा रहे हैं, हाँ गए नहीं इटली, अपने एम्प्लॉइज रखे हुए चला रहे हैं, तो भाई एफबीआर को यानी पाकिस्तान को हमें यहां भी टैक्स देना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सर आसिफ से टैक्स मांगेगा जो राइज में ये सैलरी इनकम कमा रहे हैं और जो बाहर के मुल्क में बिजनेस इनकम कमा रहे हैं,
किस तरह भी हो सकता है, पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हो, बाहर कुछ दिन जाके सैलरी कमाएं, कुछ भी हो सकता है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि सारा सिर्फ रेजिडेंट है या इतना रेजिडेंट बंदा फंस जाता है, उसने पाकिस्तान में पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स जमा कराना है जो राइस में नौकरी कर रहे हैं, पाकिस्तान में इटली वाली इनकम पे भी टैक्स जमा करवाना है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, उस सवाल को प्लीज अभी जहन में ना लेके आए, इट्स टू अर्ली टू आस्क सच अ क्वेश्चन। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आसिफ इटली में अगर अपना पेट्रोल पंप चला रहे हैं तो इटली वालों ने भी तो सारा, उधर भी कोई उनका फेडरल बोर्ड होगा, पता नहीं उसका क्या नाम होगा, तो इटली वालों ने भी तो सरासिफ से इटली के टैक्स लॉ के मुताबिक कोई ना कोई टैक्स मांगा होगा। तो सर ये तो फिर डबल टैक्स हो जाएगा कि सर आसिफ इटली वालों को भी टैक्स दे रहे हैं और पाकिस्तान में एफबीआर को भी इटली के पेट्रोल पंप पे टैक्स। भाई इस तरह नहीं सोचना, इस तरह नहीं सोचना, ये बात आपकी बिल्कुल सोच सही है, डबल टैक्स लग जाया करेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एक पूरा चैप्टर है टैक्स क्रेडिट्स का, उसमें मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, बल्कि इसका एक न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, इसलिए इट्स टू अर्ली टू थिंक लाइक दिस, लीव इट। इटली के टैक्स लॉज क्या हैं, वहां टैक्स कैसे सरासिफ देंगे, ये कम से कम अभी आप ना पूछें, शायद हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन जिस हद तक हुआ मैं उसको डिस्कस करूंगा, इस बात को छोड़ दो। अगली बात, ये जो वो आया हुआ था हाशिम मामला, इसने मैच खेला, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया, और फिर मैच खेलने के नॉर्मल पैसे मिलते हैं, जीते हारे दोनों सूरत में पैसे मिलते हैं। वो जो पैसे इसको मिले हैं वो तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, क्योंकि मैच लाहौर या कराची में हो रहे थे, तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। इस पे इसको पाकिस्तान के एफबीआर को टैक्स देना पड़ेगा। वो कई तरीके होते हैं, कई दफा उसको मैन ऑफ द मैच देते हुए टैक्स काट लेते हैं, या क्या क्या तरीके है वो छोड़ें, वो भी हमारी बहस नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे वो जो रेलिवेंट नहीं है बात। लेकिन एक बात आप हाशिम मामला के कान में जाके जरूर बताएंगे, पाकिस्तान में जो भी कमाएगा ना, पाकिस्तान में जो भी कमाएगा तुझे टैक्स देना पड़ेगा एफबीआर को, तो ये टैक्सेबल है। लेकिन हाशिम मामला अपने मुल्क में जाके खेल रहा है, वहां भी पैसे कमा रहा है। हाशिम मामला की अपने मुल्क के अंदर कोई दुकान है, वहां भी पैसे कमा रहे हैं। हाशिम मामला ने अपने मुल्क के अंदर कुछ शेयर खरीद के बेचे हैं, वहां भी पैसे कमा रहे हैं। ओ भाई हमें उससे क्या कंसर्न। लॉजिक और अकल ये कहती है कि जो बंदा थोड़े दिनों के लिए पाकिस्तान आए ना, तो उससे ये ना पूछो, अब हाशिम मामला 10-15 दिन के लिए क्रिकेट मैच खेलने आ गया, पाकिस्तान वाले एफबीआर वाले उससे पूछे यार वो बाहर कितना कमाया है, उस पर जरा एफबीआर को टैक्स दे दे, पाकिस्तान बड़ा गरीब है, तो इट्स नॉट क्या कहते हैं, कोई लुटनी मची कि आप उससे। तो मेरे भाई अब बहुत बड़ी बात मैं लिखने लगा हूं, और ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको मैं रेड मार्कर से लिखने लगा हूं। नॉट चार्जेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट चार्जेबल। आज आपको पता चला कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस जानना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि अगर रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं जानेंगे तो आप उसको एडवाइस गलत दे देंगे, उसको एडवाइस गलत दे देंगे। ठीक है जी। अब आप बात कर लो, मिसाल के तौर पे इंजमामुल हक भाई हैं या जे डॉट है। अब जे डॉट वाले कहते थे जी हमारी कुछ दुकानें पाकिस्तान में भी हैं, और जे डॉट वाले कहते हैं हमारी कुछ दुकानें बाहर के मुल्क में भी हैं। अब वो जे डॉट वाला जुनीद जमशेद पाकिस्तान में मौजूद है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसका स्टे फर्ज करो सिर्फ वो सोल प्रोप्राइटर है, अकेला बिजनेस चला रहा है अपने नाम से, तो ठीक है वो पाकिस्तान वाली दुकानों पे भी एफबीआर को टैक्स देगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में 183 डेज रुका, और वो बाहर के मुल्क वाली दुकानों पे भी एफबीआर को टैक्स देगा। क्लियर। बाहर के मुल्कों में जो टैक्स दे उसको छोड़ो, अभी मैंने क्या वो छोड़ो। और सिमिलरली कोई और बंदा पाकिस्तान के अंदर आ जाए, क्रिकेटर के अलावा कोई बोलो, कोई भी बंदा जहन में ले आओ, कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर आ जाए, मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, बाहर के मुल्क से कोई बंदा आया है पाकिस्तान के अंदर, जो है वो उसने दुकान खोली, महीना डेढ़ दुकान चलाई, उसका काम नहीं चला, वो बाहर वापस चला गया। अब वो जो महीना डेढ़ पाकिस्तान रुका तो वो नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट होने की वजह से पाकिस्तान में जो इनकम कमा के गया उस पर टैक्स देके जाएगा हमारे एफबीआर को। लेकिन हम उससे जाते हुए ये नहीं पूछेंगे यार बाहर के मुल्क में कहां कहां तूने इनकम कमाई, बाहर के मुल्क में क्या टैक्स, तो बाहर के मुल्क की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी उसकी। क्लियर। ओके अच्छा जी, अब इसको जरा सब्र करें, मैं नोट करने का टाइम देखता हूं, देना नहीं देना क्या करना है। पहले मैं इसको पढ़ा दूं, ये डब्बा ऑलमोस्ट बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये हमने 0.5 और 6 पढ़ा है, 0.5 और 6 पढ़ा है। रेजिडेंट यहां ब्रैकेट में लिख लें सरासिफ, अलग रहे आपके पास बुक ओवर ना, वो वीडियो उधर पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सरासिफ, और इधर लिख लें हाशिम मामला, इधर ग्रेटर देन 3 डेज, इधर 15 दिन 10 दिन 20 दिन, कुछ भी लिखना लिख लें, तो यही हमारा डब्बा बन गया। ये देख लो आप, उसी तरह टैक्सेबल पाकिस्तान की इनकम, सरासिफ की बाहर की इनकम भी टैक्सेबल, हाशिम मामला की पाकिस्तान की इनकम टैक्सेबल है, बाहर वाली इनकम टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल, नॉट चार्जेबल। क्लियर। ये तो डब्बा है ना, इसको तो आपने कॉन्सेप्चुअली याद रखना है, लेकिन आप थ्योरी का सवाल पढ़ लोगे, थ्योरी पेपर में आ गई, द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन, जहन में कौन आ रहा है, सरासिफ,
shall be computed by adding Pakistan source income and foreign source income. जो आपकी इनकम है रेजिडेंट बंदे की वो पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम को सामने रख के निकाली जाएगी, लेकिन द इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम, किसी भी हेड ऑफ इनकम में, shall be computed by considering only amounts that are Pakistan source income. तो बता दो, इधर देखो, बता दो नॉन रेजिडेंट कि आपने कौन सी इनकम, सॉरी ये तो इधर ही खींच लेंगे, नॉन रेजिडेंट की आपने कौन सी इनकम देखनी है, पाकिस्तान सोर्स इनकम, और जो रेजिडेंट है उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी देखनी है और फॉरेन सोर्स इनकम भी देखनी है। क्लियर? ओके, तो इट इज ऑल अबाउट, अब ये कोई नोट करा था तो कर ले, अब मैंने उसी डब्बे में आपको कह दिया नोट कर लेना था आपने। ओके, आगे चलें जी। अच्छा ये ना, ये देखो, ये हेडिंग है पेज पे डिडक्टेबल अलाउंसेस। इसमें एक है ज़कात, एक है वर्कर वेलफेयर फंड, एक है वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। क्लियर? तो डिडक्टेबल अलाउंसेस जो है ना वो तीन हैं, लेकिन मैं क्यों बार बार आपको ज़कात का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकली ज़कात है, ये चीजें हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकली नहीं है, इसलिए मैं इनको सिर्फ थ्योरी की हद तक पढ़ देता हूं। ये ना कंपनीज को बेनिफिट अवेलेबल है, कंपनीज को पाकिस्तान में बेनिफिट अवेलेबल है। कंपनीज को ये बेनिफिट अवेलेबल है कि कंपनीज जो हैं वो अपने वर्कर्स के लिए कुछ पैसे रखती हैं। ठीक है, कंपनीज अपने वर्कर्स के लिए कुछ पैसे रखती हैं, वर्कर्स की वेलफेयर के लिए। तो ये कंपनीज के न्यूमेरिकल है ना हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल्स के न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ थ्योरी के हद तक पढ़ा रहा हूं। तो देखो इधर व्हाइट बोर्ड पे, अ पर्सन, आमतौर पे यहाँ पर्सन से मुराद ना कंपनी होती है, कॉन्टेक्स्ट जो लॉ मेकर के वो बता रहा हूँ आपको। अ कंपनी, अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड, उसको इजाजत है, टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, कि वो कंपनी माइनस कर ले फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द कंपनी अंडर फला ऑर्डिनेंस। एक इदारा बना हुआ है जिसके तहत कंपनी जो है वो हर महीने कुछ पैसे जमा करवा देती है उस इदारे को। वो इदारा फिर एम्प्लॉय बीमार हो, एम्प्लॉय को इलाज कराना पड़ जाए तो वो वर्कर की वेलफेयर के लिए वहां से एम्प्लॉय को पेमेंट कर देते हैं। तो ये समझ आ गई बात? अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड, एक बंदे को इजाजत है कि वो माइनस, बंदे से मुराद यहाँ कंपनी है, कंपनी को इजाजत है कि वो माइनस कर ले वर्कर वेलफेयर फंड के पैसे, जो फंड असल में एक लगी बंदी अमाउंट होती है जो आप एम्प्लॉय के लिए एक इदारे को बास्केट में रखवा के जमा करवा देते हैं, फिर एम्प्लॉय बीमार हो तो वहां से पे कर देते हैं उसे। तो ये डिडक्टेबल अलाउंस है। अब कंपनी की जो टोटल इनकम आएगी ना उसमें से ज़कात की तरह ये माइनस करने की इजाजत है, लेकिन कंपनीज की टोटल इनकम निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस थ्योरी की हद तक याद रख लो, ये भी एक डिडक्टेबल अलाउंस है। तो थोड़ा कंपनी का न्यूमेरिकल ज़हन में लेके आओ, कंपनी की भी कोई टोटल इनकम होगी उसमें से ज़कात तो माइनस, कंपनी तो ज़कात माइनस नहीं करेगी क्योंकि कंपनी ज़कात नहीं देती, ज़कात तो इंडिविजुअल देते हैं, तो कंपनी ये माइनस करती है ज़कात की जगह। इसी तरह वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड क्या होता है कि कंपनीज अगर अच्छे प्रॉफिट आते हैं ना तो कंपनीज प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वर्कर्स को देती है कि ये मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरी लेबर फोर्स है, मैं इसको दे देती हूँ। तो वो जो पैसा उनके लिए अलग करके रखा जा रहा है ये भी एक टाइम आने पर उनको दिया जाता है। तो वो कब दिया जाता है ये हमें जानना जरूरी नहीं है। तो अ पर्सन यानी अ कंपनी शेल बी एंटाइटल्ड, उसको इजाजत है टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस लफ्ज याद रखना टोटल इनकम के बाद माइनस होते हैं, डिडक्शन ऊपर ऊपर माइनस होती है। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर अमाउंट पेड, फॉर अमाउंट ऑफ एनी वर्कर पार्टिसिपेशन फंड पेड बाय द पर्सन यानी बाय द कंपनी अंडर द फला 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 कानून, कानून का नाम है, ये याद कर लेना, कोशिश करो याद हो जाए, ये कानून का नाम है, इस कानून के तहत ये पैसे जमा कराए जाते हैं। ओके, तो कंपनीज में आप पता है क्या होगा, कंपनीज का न्यूमेरिकल ऐसे होगा, सैलरी तो कंपनी कमा नहीं सकती,
बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, टोटल इनकम माइनस वर्कर वेलफेयर फंड और माइनस वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, कुछ इस तरह न्यूमेरिकल बनेगा कंपनी का, फिर ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ओके अच्छा भैया, अब हम टॉप डाउन ये न्यूमेरिकल्स किए थे, हो गए थे सारे के सारे, किसी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं आई थी? नीचे मैंने टेबल का रेफरेंस भी दिया हुआ था, कब टेबल 1 लग रहा है, कब टेबल 2 लग रहा है। मिसाल के तौर पे ये देखो क्वेश्चन 8 है, ये क्वेश्चन 8 है, तो इसमें बिजनेस था 6 लाख, सैलरी थी 9 लाख, ज़कात थी 80,000, तो 6 लाख और 9 लाख को जमा किया 15 लाख आ गया, माइनस 80,000 किया 1420000 आ गया। 1420000 को जरा लगाओ 75%, 1065,000 1065,000 को जरा कंपेयर करो, 1065,000 को कंपेयर करो 6 लाख से, सॉरी 6 लाख से नहीं, 9 लाख से, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी से। तो बताओ कंपेयर करके इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ मैं क्या लिखूं, इनकम फ्रॉम सैलरी कम में या ज्यादा है? कम में। तो अगर इनकम फ्रॉम सैलरी कम है तो फिर ज्यादा की सूरत में टेबल 2 लगना था ना, तो इधर कौन सा टेबल लगना था? टेबल 1 लगना था। क्लियर? ये फॉन्ट साइज मुझे बता दिया करो, ये बहुत छोटा फॉन्ट साइज था, ये थोड़ा सा बड़ा मैं कर दिया करो, करते हुए मुझे याद नहीं रहा। ओके अच्छा, ये ना आप जरा नीचे से ऊपर चलते हैं, जरा नीचे से ऊपर, ये देखो, ये ना हमारा पेज 37 था, पेज 37 ये सारा हो गया। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये छोड़ने पड़े आप, पास पेपर की एग्जांपल्स आपने कर ली हैं। अच्छा फिर ये पेज 36 था, ये भी सारा हो गया हमारा। ये पेज 35 भी हो गया हमारा, पेज 34 33 होमवर्क था ये, तो पेज 32 भी हो गया हमारा, ये दोनों पेजेस भी हो गए हैं हमारे। अब आज हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को पहले सफ़े से। चलें जी, पहला सफ़ा बनता है पेज नंबर 26। ओके यार, ये पर्सन कौन कौन होता है बताया हुआ है मैंने आपको, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? पर्सन। ठीक है, लेकिन इसमें ना हम एक दो लफ्ज़ आज नए ऐड करेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, नेमली एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, जिंदा मुर्दा को भी पर्सन कहते हैं, क्योंकि मर जाए बंदा टैक्स दिए बगैर, टेस्ट दिए बगैर नहीं, टैक्स दिए बगैर, मर जाए बंदा टैक्स दिए बगैर। तो हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, कल ही शायद पढ़ लें, एक सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें बताया जाएगा मुर्दा से कैसे टैक्स रिकवर किया जाएगा, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है, बच्चे भी टैक्स देते हैं इस्लाम में, वो भी इंशाल्लाह हम एक सेक्शन देखेंगे। अच्छा पॉइंट बी, पहली तो बात, ये तो डब्बे वाली बात याद नहीं रखनी होती है, इसे समझाने के लिए है। फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, एन इंडिविजुअल, अ कंपनी, कंपनी भी एक पर्सन है, जाहिर बात है, एन एओपी। तो आपकी नजर में ना ये तीन चीजें पर्सन थी, इंडिविजुअल, कंपनी और एओपी, लेकिन लॉ मेकर ने ना थोड़ी डेफिनेशन इसकी ब्रॉड दी है, इसमें और क्या क्या शामिल होता है। इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड, बनी है, एस्टेब्लिश्ड, बनाई गई है पाकिस्तान में और एल्सवेयर। ये एल्सवेयर कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान के साथ है कोई एल्सवेयर? फिर क्या एल्सवेयर? हाँ एल्सवेयर है कोई भी मुल्क, एल्सवेयर है कोई भी मुल्क। तो कंपनी चाहे पाकिस्तान में बनी हो चाहे बाहर के मुल्क में बनी हो, एओपी चाहे पाकिस्तान में बनी हो चाहे बाहर के मुल्क में बनी हो, ये सारे के सारे पर्सन हैं। हाँ, इनमें से रेजिडेंट पर्सन कौन से हैं, नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन से हैं, वो बहस मैं आज नहीं कर रहा, वो आपको पता है वो एक अलग बहस है और उसके लिए अलग अलग सेक्शन अवेलेबल है। अभी मैं क्या बहस कर रहा हूं, अभी मैं क्या आपसे बात कर रहा हूं, पर्सन कौन है। तो पर्सन में तो मेरे ख्याल से ब्रॉड बात होनी चाहिए कि पर्सन से मुराद कंपनीज, बाहर वाली भी कंपनीज पर्सन है, पाकिस्तान वाली भी पर्सन है। हाँ, उनमें से रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कौन सी है वो अलग बहस है, वो हमने नीचे कर ली भी। अच्छा अब भाई ये तीन चीजें तो मैंने आपको क्लास में बताई थी, इंडिविजुअल, कंपनी और एओपी, ये तीन पर्सन है। ठीक है, लेकिन पॉइंट सी कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट भी पर्सन है। और फेडरल गवर्नमेंट मेरे भाई इसलिए पर्सन है, फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स तो जमा नहीं कराना होता, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी लोगों के खिलाफ केस करती है, लोग भी हुकूमत के खिलाफ केस करते हैं, इसलिए एक आर्टिफिशियल पर्सन सा बस फेडरल गवर्नमेंट को बना दिया। फॉरेन गवर्नमेंट, बाहर के मुल्क की गवर्नमेंट भी, फॉरेन गवर्नमेंट भी एक पर्सन है। ठीक है, अब पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, ये एक पॉइंट है जिसको बस यहीं तक याद करना है आपने, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। मुझे समझ नहीं आती, पास का तजर्बा ये है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमेशा ही पूछा जाता है, सर ये जरा दोबारा बता दें पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। भाई जितना बताना आपके स्कोप में है उतना आपको बता दिया जाएगा, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट का वही मतलब है जो आपको पढ़ के समझ आ रहा है। बाहर के मुल्कों में अगर पॉलिटिक्स की बेस पे इलाके डिवाइड हो गए हैं, ये कॉमन नहीं है, इतना कॉमन नहीं है आजकल के उसमें इतना,
तो बाहर के मुल्क में अब आप सोच रहे होंगे सर वो कौन से मुल्क हैं जहां पॉलिटिक्स की बेस पे इलाके डिवाइड हो गए हैं? छोड़ो भाई यार, हद हो गई। अब अपना आराम से ये सिलेबस तैयार करो, बस ये थ्योरी की डेफिनेशन है, पढ़ लो। फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, आप पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, बाहर के मुल्क की गवर्नमेंट अगर पॉलिटिक्स की बेस पे डिवाइड हो जाए तो हर पॉलिटिकल सब डिवीजन को अलग पर्सन कहा जाएगा, बस सिंपल सी ये बात। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, यूनिसेफ, ये जो इदारे हैं बड़े बड़े, इनको कहते हैं पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, हु इज हु? हु इज हु? ये ऐसे ही मैं मजाक कर रहा था आपसे। हु इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो वैसे ही है, चलो छोड़ो परे। पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल लिख लो। हु से क्या मुराद है? हु जो डराने के लिए कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, अब अगली बात बड़ी मजे की है। आगे ना व्हाइट बोर्ड पे देखो, हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं कंपनी की। किसकी डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं? कंपनी। कंपनी की या रेजिडेंट कंपनी की? वो तो पढ़ ली है, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। और फिर हम आगे क्या पढ़ेंगे? फिर हम अगले सफे पे आके एओपी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगले सफे पे आके एओपी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इस सफे पे हम कंपनी की पढ़ेंगे, अगले सफे पे एओपी की पढ़ेंगे। बाकी इसमें कोई थोड़ी बहुत तफसील हुई और चीजें हुई तो वो इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन, ये भी थ्योरी की हद तक है, कोई ऐसा इसकी खास न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कंपनीज के न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कंपनी से क्या मुराद है? कंपनी में आपकी नजर में तो कंपनी से मुराद वो कंपनी होगी जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, लेकिन भाई हमारे लॉ की बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। कंपनी मीन्स द फॉलोइंग, अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ये थोड़ी सी ना, अच्छा हम जो लॉ पढ़े हैं ना, हमारे सिलेबस में जो लॉ है उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसको ITO 2001 भी कहते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये हमारे सिलेबस में जो लॉ है वो है। ये लॉ तो डील करता है कि लोगों ने टैक्स कैसे जमा कराना है। ये जो हम सेक्शन पढ़े हैं, जैसे ये सेक्शन 8 है, या 2 का 12 से क्या मुराद है वो छोड़ें, सेक्शन 80 है जैसे ये, तो ये सारे के सारे ना सेक्शंस हैं, और ये सेक्शंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रोशनी में है। अब सवाल पता है क्या राइज होगा यार? सवाल ये राइज होगा कि आपके जहनों में आ रहा होगा, सर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 तो एक पुराना नाम है, नया नाम है कंपनीज एक्ट 2017 में आया है। पढ़ लिया हुआ लॉ आपने, तो 2017 में आया हुआ है। तो कंपनी मीन्स द फॉलोइंग, अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज लॉ 1984, नहीं 2017, ठीक है। लेकिन पेपर में आप असल में ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वालों से गलती होगी हुई है, लॉ बनाने वालों से, अभी तक वो ये चेंज करना भूले हुए हैं, ये उन्होंने चेंज नहीं किया अभी तक। तो आप ये भी लिख के आ सकते हो, इसकी जगह कंपनीज एक्ट 2017 भी लिख के आ सकते हो, मेरा नहीं ख्याल है कि आपको पनिश करेगा। तो जिसको चलें आगे, पॉइंट बी, अ बॉडी कॉर्पोरेट फाउंड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। इधर लिखो बिफोर कंपनीज ऑर्डिनेंस, बिफोर कंपनीज ऑर्डिनेंस, पॉइंट बी के आगे बिफोर कंपनीज ऑर्डिनेंस। यार कंपनीज ऑर्डिनेंस से पहले जो है ना कोई लॉज थे, तो लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया था। शायद मेरे ख्याल से 1922 का एक लॉ था, वो पाकिस्तान की तकसीम से भी पहले का था, 1947 से भी पहले का था। तो उस लॉ में कुछ कंपनीज ने रजिस्टर कराया था अपने आप को, तो ये वो कवर करने के लिए कह रहे हैं। पॉइंट बी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एंड प्लीज डू नॉट आस्क मी इन ग्रुप्स कि सर ये पॉइंट जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा सवाल पूछने को, आप बार बार सवाल पूछें, कोई मसला नहीं, लेकिन अब जो चीज आपके लेवल पे जितनी है बस उतनी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स एनफ। आप बॉडी का कई दफा ऐसा हुआ करेगा, जो एक लाइन लिखी होगी हम उस पर आधी क्लास लगा दिया करेंगे समझाने के लिए कि 30 मिनट्स लग जाएंगे। कई दफा एक लाइन होगी, टीचर बताएगा, बस ठीक है इसको रीड आउट करें, आगे चलें। अब बॉडी कॉर्पोरेट मींस कुछ लोग मिले, फाउंड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान अदर देन कंपनी लॉ। ये अदर देन कंपनी लॉ कोई लॉ है, यानी कि पुराना लॉ, अदर देन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, इससे कोई पुराना लॉ था। ओके, पॉइंट सी, मुदारबा। मुदारबा भी बस, मुदारबा की डेफिनेशन लकीली हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना नीचे एक मुदारबा की डेफिनेशन भी हुआ करती थी पहले। तो मुदारबा में क्या होता है? एक बंदा पैसे डालता है, एक बंदा कैपिटल डालता है, वो सॉरी एक कैपिटल डालता है, एक सर्विसेज देता है। छोड़ो परे, हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, छोड़ो परे, बस मुदारबा भी एक कंपनी है। पॉइंट डी, हमारे लॉ की नजर में लोग शायद इसको कंपनी ना माने, लोग शायद पार्टनरशिप कहते हो, लेकिन हमारा टैक्स लॉ कहता है कि ये कंपनी है। चलो ठीक है भाई। पॉइंट डी, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, चंद लोग मिले अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री, किसी कानून में कंट्री के आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। फर्ज करो भाई दुनिया में इस वक्त 250 मुल्क हैं, 250 मुल्कों में से एक है पाकिस्तान, बाकी कितने बच गए?
249 जो 249 मुल्क हैं दुनिया के, क्या उन, ओहो भाई ये बताना था मुझे, तो नजर नहीं आ रहा, आपने भी नहीं बताया। अच्छा 250 मुल्क हैं, 250 में से एक मुल्क है पाकिस्तान, बाकी मुल्क होंगे 249। ये जो 249 मुल्क है ना, इनमें भी कंपनीज एक्ट 2017 एप्लीकेबल होगा। चाइना का अपना लॉ होगा, चाइना का अपना लॉ होगा, इंडिया का अपना लॉ होगा, बाकी मुल्कों का अपना लॉ होगा। चाइना का कंपनी लॉ किस साल आया होगा? चाइना कंपनी लॉ, मैं ऐसे ही जरा लिखता हूं, चाइना कंपनी लॉ। चाइना कंपनी लॉ के साथ मुझे इधर गूगल पे लिखा हुआ है 2020 कॉर्पोरेट पता नहीं कौन कौन से लॉ। तो चाइना में कंपनी लॉ 2020 में कोई चेंज हुआ होगा, पहले इनमें भी कोई और होगा। तो पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 का है, चाइना का भी हमने गूगल पे चेक किया कंपनी लॉ 2020 का है। तो हर मुल्क का अपना अपना कंपनी लॉ होगा। तो क्या अगर कोई कंपनी बाहर के कंपनी लॉ में अपने आप को रजिस्टर करवा दे तो हमारे लॉ की नजर में वो कंपनी बन जाएगी। लेकिन वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, वो मैं बहस अभी नहीं कर रहा, वो अलग बहस है जो इन सफों में नीचे जाके हमने कर ली है। अब देखो ये जो पॉइंट है डी, ये किन लोगों के लिए है? क्या मैं लिख सकता हूं पॉइंट ए के साथ ये एक कंट्री के लिए है, सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, और इधर मैं लिख सकता हूं इस पॉइंट के साथ 249 कंट्रीज। अगर हम एज्यूम कर लें पूरी दुनिया के अंदर 250 कंट्रीज हैं, तो 249 कंट्रीज के लिए पॉइंट डी वाला है, और पॉइंट ए पाकिस्तान वाली कंपनीज के लिए है। आ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, चंद लोग मिले अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री, किसी भी कानून के तहत जो कि पाकिस्तान से बाहर बना हुआ है। वो कानून कौन सा है जो चाइना में बना हुआ है? डेट रिलेट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। वो कानून बाहर के मुल्क में कंपनीज को रजिस्टर कराने के लिए बना हुआ है। क्लियर? ओके नेक्स्ट, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी डेफिनेशन पहले सिलेबस में थी अब नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे आपने अक्सर सुना होगा, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, वापडा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सोसाइटीज, फाइनेंस सोसाइटी, ये भी होती हैं कुछ, और एनी अदर सोसाइटी। तो ये एनी अदर सोसाइटी से मुराद ये नहीं कि आप जिस हल्का है बाब में बैठते हैं, सर मेरी सोसाइटी आजकल इन दोस्तों की है, आजकल घर में मैं अकेला ही होता हूँ, ये मेरी सोसाइटी है, मैं और मेरी किताबें। नहीं, सोसाइटी से मुराद है, इसमें ये लॉ में भी रजिस्टर होते हैं, यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन इनकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। इनकी डेफिनेशन चलो छोड़ो, फिर हम क्यों डिस्कस करें, छोड़ो। नॉन प्रॉफिट किस टॉपिक में है ये? बीएमबीएस में है ये चीजें, छोड़ो पर मुझे क्या, मैं तो टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है, ये मैं पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन ये चैप्टर 5 में है, वो भी हमारी नजर में कंपनी है। नेक्स्ट, अ ट्रस्ट एन एंटिटी और अ बॉडी एस्टेब्लिश। अच्छा ये ना छोड़ो, ट्रस्ट जो है ना नीचे आ रहा है ये, तो इसलिए इसको भी छोड़ो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट एच, अच्छा ये सबसे बड़े मजे का पॉइंट है, ये सबसे मजे का पॉइंट है, पॉइंट एच। ये पॉइंट लॉ की हकीकत को आपके ऊपर खोल देता है कि लॉ मेकर किस हद तक जा सकता है। आप कभी अपने दोस्त को कहते हो तुम किस हद तक चले गए, तुम्हारे से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा कहना नहीं चाहिए ऐसे, बस चुप कर जाना चाहिए और अल्लाह के लिए उसे माफ कर देना चाहिए। पॉइंट एच, लॉ मेकर किस हद तक चला गया ये जरा सोचो। पॉइंट एच पढ़ के, अ फॉरेन एसोसिएशन, बाहर के मुल्क की पार्टनरशिप फर्म, ओ भाई पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से मुराद है पार्टनरशिप फर्म। अ फॉरेन एसोसिएशन, बाहर के मुल्क की पार्टनरशिप फर्म, इसको छोड़ो वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये बताता हूं। अ फॉरेन एसोसिएशन विच द बोर्ड, बोर्ड से क्या मुराद है? हाँ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अ फॉरेन एसोसिएशन विच, जिसको द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड, जिसको बोर्ड ने कह दिया है टू बी अ कंपनी, कि तुम कंपनी हो, फॉर द पर्पसेस ऑफ आईटीओ 2001। ये आईटीओ 2001 क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा पता है होता क्या है? बाहर के मुल्क से ना पार्टनरशिप फर्म्स अक्सर पाकिस्तान में आती रहती हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म को बड़ा कंफर्म होता है कि आई एम एओपी और मेरे पे एओपी के टैक्स रेट लगेंगे, ठीक है। लेकिन बाहर के मुल्क से ना कुछ पार्टनरशिप फर्म्स पिछले दिनों में आई थी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, तो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फिर तो ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा यार बाहर की फॉरेन पार्टनरशिप्स ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए पाकिस्तान में, ये तो इतनी लार्ज स्केल पार्टनरशिप ही इतनी लार्ज स्केल है कि अरबों में ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। उन पार्टनरशिप फर्म्स को फेडरल बोर्ड ने को पकड़ के उनमें से 3-4 को ना कह दिया था हमारी नजर में ये कंपनी है। अब वो चीखते रहे चिल्लाते रहे यार हम तो पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी दिखाया, लेकिन पॉइंट एच आगे बढ़ा और इसने कहा नहीं, हम जबरदस्ती जिस मर्जी को कह दें तुम बोलो बोलो
तुम कंपनी हो तो बस तुम कंपनी हो, तुम्हें कोई रोक नहीं। ये हमारा मुल्क है, हमारी इजारादारी है, हम लॉ में जैसे मर्जी लिखें बात को। अब पढ़ो पॉइंट एज, अब समझ आ रहे हैं। अ फॉरेन एसोसिएशन, ब्रैकेट वाला छोड़ो ये कॉमे वाला, अ फॉरेन एसोसिएशन विच द बोर्ड हैज जबरदस्ती डिक्लेयर्ड, लिख लो जबरदस्ती, कंपलसरीली, ऐसे ही जबरदस्ती। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था, खुदा के लिए मैं कंपनी नहीं हूं, मैं तो पार्टनर। चुप, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हैं, हमने तुम्हें कह दिया ना तुम क्या हो, कंपनी। अब तुम क्यों कह रहे हो तुम पार्टनर? मैं पार्टनर नहीं, तुम तो ठीक है भाई, मर्जी है हुकूमत की। अ फॉरेन एसोसिएशन विच द फेडरल बोर्ड हैज जबरदस्ती डिक्लेयर्ड टू बी, जबरदस्ती मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं समझाने के लिए आपको, लिख लिया करें, विद द बोर्ड हैज जबरदस्ती डिक्लेयर्ड टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का मतलब भाई ये याद कर रहे हैं साथ साथ, ये याद करके आपने लिखना है। डिफाइन कंपनी पेपर में आ गया तो ये 3-4 नंबर या 5 नंबर का आएगा, तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे तो इजी मार्क्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये थ्योरी याद करें और साथ साथ इसको लिखें, कि फिर टाइम नहीं मिलना आगे, फिर डेली तकरीबन थ्योरी का हम 1-1.5 सफा पढ़ेंगे तो फिर टाइम नहीं मिला करेगा। फॉरेन एसोसिएशन, अच्छा वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का मतलब उसने पता क्या लिखा हुआ है, चलो वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इधर छोड़ो, फॉरेन पहले वैसे डिस्कशन कर लेते हैं। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट क्या होता है। आप 2-3 लोगों आप मिले और मिलके आपने एक दुकान खोली, इसको कहते हैं पार्टनरशिप। 2-3 स्टूडेंट थे, उनके पास कुछ पैसे थे, तो उन्होंने कहा यार कुछ शाम को फास्ट फूड की दुकान खोल लेते हैं। चलो सीए कर रहे हैं, घंटा डेढ़ तो बीच में से निकाल ही लेते हैं, लोग मोबाइल पे गेमें खेलते हैं, हम घंटे डेढ़ का कारोबार शुरू कर देते हैं। तो 2-3 बच्चों ने मिलकर इसी तरह चिकन तुम ले आया करो, काम मैं दिया करूंगा, सेल हम कर दिया करेंगे जाके घरों में, तो चलो भाई एक काम शुरू करते हैं। तो ये आपने क्या शुरू कर दिया, बिजनेस, एक पार्टनरशिप फर्म बना के। अच्छा एक बात याद रखो, पाकिस्तान का रूल, पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप एक्ट है वो किस साल में आया था, तो याद है एम लॉ में, बी लॉ में पार्टनरशिप एक्ट, साल नहीं याद, चलो छोड़ो, पर मुझे भी नहीं याद, आपने तो अभी पढ़े, मैंने तो सीए किया, बड़ा अरसा हो गया। तो पाकिस्तान का जो पार्टनरशिप कानून है ना, उसमें पार्टनरशिप अपने आप को रजिस्टर कराए किसी इदारे में, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। क्यों, ये भी समझो। आपको पता है कंपनी अगर बनती है तो एससीसीपी के पास जाती है, कभी नाम सुना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंपनी अगर बनती है तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाती है, वहां अपने आप को इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर करवाती है। लेकिन याद रखना पाकिस्तान में पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई इनकॉर्पोरेशन का लॉ नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म फिर करती क्या है, पार्टनरशिप फर्म्स पता क्या करती हैं, आप 2-3 लोगों को, मैं बींगा टीचर मशवरा ये दूंगा कि आप हुकूमत को जाके मत बताएं हमने पार्टनरशिप शुरू कर दी है, आप सिर्फ एक पार्टनरशिप का मुआहिदा बना लें। जिस तरह इंट्रो की क्लास में पार्टनरशिप के सवाल होते थे ना, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, इसने 1/3 पैसा डाला, इसने 1/3, इसने 1/3, वो पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट सा बना लें। वो एग्रीमेंट सा बना के आप अपने पास ड्रॉर में कहीं रख लें, ठीक है। जब साल का एंड आए तो अगेन किसी इदारे को जाके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पार्टनरशिप कहीं रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। आप क्या करें, साल का एंड आए तो आप ऐसा करें, आप बस एफबीआर को जब टैक्स जमा कराने जा रहे हो तब उनको बता दें मैं पार्टनरशिप हूं। वो लेकिन वो एफबीआर को इसलिए नहीं बता रहे कि एफबीआर से आपने इनकॉर्पोरेशन लेनी है, एफबीआर आपको इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा। एफबीआर आपको कह देगा हाँ टैक्स जमा कराने के लिए हम आपको रजिस्टर कर देते हैं, लेकिन वो ये वाली इनकॉर्पोरेशन नहीं होगी जिस तरह की कंपनीज एससीसीपी को बताती हैं। तो इसी तरह जो बाहर के मुल्क से ईओपीज आती है ना, बाहर के मुल्क से, वो जो बाहर के मुल्क वाली ईओपीज हैं वो जरूरी नहीं पाकिस्तान में अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराएं। हो सकते हैं बाहर के मुल्क की ईओपी पाकिस्तान में अपने आप को इनकॉर्पोरेट करा ले, सॉरी बाहर के मुल्क में भी जरूरी नहीं इनकॉर्पोरेट कराया हो। तो बाहर के मुल्क से जो पार्टनरशिप फर्म आए, हो सकता है उसने बाहर के मुल्क में किसी बाहर के पार्टनरशिप लॉ में अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराया हो सकता है ना कराया हो। कहते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बाहर के मुल्कों में ना, कुछ मुल्कों में आजकल ये रूल बन गया है कि पार्टनरशिप ने भी अपने आप को रजिस्टर कराना है, लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल नहीं है ये रूल। तो कहते हैं वो जो बाहर से बंदे आए हुए हैं ना, जॉन और सिम्पसन, और अरबों का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, अरबों का या मिस्र वालों का, नहीं अरबों से मुराद वो अरबी नहीं है, अरबों से मुराद अरबी है, नहीं अरबों से मुराद अरबों रुपया है। तो बाहर के मुल्क से पार्टनर्स आए और उन्होंने अरबों का कारोबार किया, तो वो जो अरबों छोड़ो समझ नहीं आ रहा, करोड़ों का कारोबार किया, तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि बाहर वो रजिस्टर हुए हो या ना हुए हो, हम उन्हें जबरदस्ती कंपनी करार दे सकते हैं। अब प्लीज मेरे से ये सवाल ना पूछिएगा कि कितना बड़ा कारोबार करें तो हम उनको कंपनी करार देंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इस बात को छोड़ दें। जनरल रूल क्या है कि बाहर की जो पार्टनरशिप फर्म्स है ना वो कंपनी नहीं होती, जनरल रूल ये है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर बोर्ड किसी को डिक्लेयर कर दे, करना नहीं चाहिए वैसे, बोर्ड जाती करता है, बोर्ड अगर किसी को डिक्लेयर कर दे तो वो भी क्या बन जाएगी, कंपनी, वो फिर कंपनी बन जाएगी, हालांकि वो हकीकत में पार्टनरशिप होगी। ओके नेक्स्ट पॉइंट आई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्मॉल कंपनी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ना अपने सूबे से बाहर जाके काम करते हैं, तो इस वजह से इनको ना टैक्स कभी कभी देना पड़ता है, इसलिए इनको हमने किस डेफिनेशन में फॉल करा दिया, कंपनी में। कंपनी दूर की बात, इन दोनों को हमने रेजिडेंट कंपनी में भी गिराया था, याद आ रहा होगा। इधर इनको कंपनी में डाले, उधर जाके कंफर्म किया कि ये रेजिडेंट कंपनी है।
और अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी देखें, ये जरा ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट छोड़ो, ये इंशाल्लाह कल करेंगे, पेंडिंग हो गया। ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट कल करेंगे। रेट्स ऑफ टैक्स फॉर कंपनीज, रेट्स ऑफ टैक्स बता दो कंपनीज के लिए क्या है। स्मॉल कंपनी में मैं बताता हूं क्या है। रेट ऑफ टैक्स फॉर कंपनीज, द रेट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ कंपनी शैल बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग टेबल। टैक्स 2021 का रेट है 29%। हमारे सिलेबस में ना इस साल टैक्स ईयर 2021 है, क्योंकि अभी आपको पता है मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है। मार्च अप्रैल कौन सा? 2021। तो अभी फौरन 30 जून इंशाल्लाह आने वाला है 2021 को। तो इसलिए आपको जो बुक प्रिंट होके मिलेगी ना, उस पर भी टैक्स ईयर 2021 लिखा होगा। तो आजकल बताओ कंपनीज का रेट क्या है? 29%। अच्छा, इसमें कंपनीज के लिए वो बात नहीं है कि टेबल नहीं है कि कंपनी अगर 0 से 4 लाख कमाए तो 0% दे। कंपनी के लिए ये बात नहीं है। कंपनी अगर 100 रुपया भी कमाएगी तो 29% टैक्स देगी। 100 रुपए पे 29% लगाओ, कैलकुलेटर ना पकड़, 100 रुपए पे 29% लगा, 29 रुपए। तो कंपनी अगर 100 रुपए भी कमाएगी तो इमरान खान को कितने जमा करा के आएगी? 29 रुपए। कंपनीज के लिए ये 0 से 4 लाख पे 0% टैक्स वाला कोई रूल नहीं है। तो कंपनीज का रेट है ये, लेकिन ये रेट तो आपको पेपर में इसलिए नहीं दिया होता क्योंकि कंपनीज का न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, ये याद भी नहीं करने रेट। वे द टैक्स पेयर इज छोटी सी कंपनी। छोटी सी कंपनी कौन होती है? ये मैं इंशाल्लाह ये इधर बड़ा सा करके लिखा हुआ है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि छोटी सी कंपनी क्या होती है। वे द टैक्स पेयर इज छोटी सी कंपनी, द रेट ऑफ टैक्स शैल बी एज फॉलो। छोटी सी कंपनी के लिए ना आजकल रेट 22% है। अगले साल जब आप आर्टिकल्स कर रहे होगे उस वक्त रेट हो गया होगा 21%, और फिर उससे अगले साल जब आप सीए फाइनल के पेपर दे रहे होगे उस वक्त रेट हो गया होगा 20%। क्लियर? हाँ, नीचे आ रहा है ना, हुकूमत अच्छी है, अब क्या करें, अच्छी बात है। एंड ऑनवर्ड्स का मतलब है ये नहीं कि 19 से 18 हो जाएगा। एंड ऑनवर्ड्स का यहाँ मतलब है 2023 में भी 20% है, 24 में भी 20 ही होगा। ये ऑनवर्ड्स का मतलब ये नहीं है। ऑनवर्ड्स का मतलब 23,000 और उससे अगले सारे सालों का रेट 20 है, 20 से नीचे नहीं आएगा। तो स्मॉल कंपनी को बेनिफिट है। स्मॉल कंपनी को क्यों बेनिफिट है? जाहिर बात है, छोटा इनका कारोबार है तो इनके लिए टैक्स रेट थोड़ा कम रख दिया। ये भी रेट याद नहीं करने। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपने याद करनी है। स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? मेरे से ज़बानी पहले सुन लो। स्मॉल कंपनी कौन सी होती है भाई? स्मॉल कंपनी वो होती है जो 4 शराइत पूरी कर दे। इधर नहीं देखनी, ज़बानी याद करें पहले मेरे साथ। जिसका कैपिटल और प्रॉफिट में फर्क पता है आपको? कैपिटल और प्रॉफिट में, हाँ, कैपिटल वो होता है जो कि कंपनी ने जब कारोबार शुरू किया हो तो डाला हो, ठीक है। प्रॉफिट वो होता है जो कंपनी ने इस साल कमाया है। मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ। तो कंपनी का कैपिटल जो है वो 50 मिलियन या उससे कम हो, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, कंपनी के एम्प्लॉइज 250 या उससे कम हो। तीसरी शर्त, कंपनी की जो सेल है इस साल की सेल वो 250 मिलियन या इससे कम हो। ये 3 शराइत है। चौथी मैं बाद में बताता हूँ, ज़बानी याद करो। कंपनी का कैपिटल कितना हो? 50 मिलियन या उससे कम। 50 मिलियन कितने करोड़ बनता है? तो 50, 5 मिलियन, 5 करोड़। तो 50 मिलियन 5 करोड़, 5 करोड़ से कम उसका सेल हो, सॉरी कैपिटल हो। 250 मिलियन से कम सेल हो और 250 से कम ही एम्प्लॉइज हो। अगर ये तीनों शराइत आपकी पूरी हो रही हैं तो कंपनी क्या बन जाएगी? स्मॉल। अच्छा, ये स्मॉल कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 1 जुलाई 2005 के बाद आया था। 1 जुलाई 2005 से पहले जो है ना, 1 जुलाई 2005 में आप क्या कर रहे थे? मैट्रिक में? नहीं, मैट्रिक में नहीं थे यार। मैट्रिक में कहाँ हो गए? मैट्रिक में था 5 में पैदा हुए थे। किस साल पैदा हुए थे? अच्छा जी, तो ठीक है, आप यानी कि पहली दूसरी क्लास में हो गए 2005 में। सोच लो, तो 2005 में ये कानून आया था। क्या कानून आया था 2005 में? 2005 में मेरे भाई ये कानून आया था कि स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इससे पहले ना सारी कंपनीज पे एक ही रेट था, लेकिन 2005 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए एक लाइन है, ये थोड़ी सी हमें याद करनी पड़ेगी कि 2005 में ये कॉन्सेप्ट आया था। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 5। 1 जुलाई 5 के बाद इसने अपने आप को रजिस्टर करवाया हो अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। इधर भी आप लिख सकते हो कंपनीज एक्ट 2017। विच, पॉइंट 2 और 3 पहले पढ़ो। विच हैज एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 250 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। किसी भी टाइम साल में 250 नहीं होने चाहिए, ठीक है। किसी एक दिन भी साल में 250 से ऊपर चले गए तो आप छोटी कंपनी नहीं हो, आप बहुत बड़ी कंपनी हो। यू आर अ बिग बॉस। पॉइंट 3, हैज एनुअल टर्नओवर। टर्नओवर क्या होती है? ओ भाई नीचे लिखा हुआ है यार, पढ़ ले। सेल, हैज एनुअल सेल नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन। तो बताएं एम्प्लॉइज किससे कम होने चाहिए?
250 से। सेल भी किससे कम होनी चाहिए? 250 से। अच्छा, अगर 250 एम्प्लॉइज हैं तो ये कंपनी स्मॉल होगी? हाँ, अगर बाकी शराइत पूरी होनी स्मॉल होगी, नॉट एक्सीडिंग लिखा हुआ है, 250 से ज्यादा ना हो। अच्छा सेल हो सकती है आपकी 250.5 मिलियन, हो सकती है 250.5 मिलियन। अगर 250.5 मिलियन सेल है तो फिर तो ये कंपनी स्मॉल नहीं रही। 250.6 मिलियन सेल है फिर तो स्मॉल नहीं रही। एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं 250.5, 250 और एक छोटा सा एम्प्लॉय, नहीं उसको भी पूरा गिनेंगे, 251 डालेंगे उसको, ये ना कहना एम्प्लॉइज पॉइंट्स में होते हैं। अच्छा सर प्लीज पढ़ाएं हमें, आपकी इन बातों में डाल दिए। पढ़ो भाई फिर। पॉइंट 1 हैज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कंपनीज में पता क्या होता है, जिसको कंपनी बनती है तो जो लोग घरों से पैसा लाते हैं। हैज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स अभी तक लोगों को नहीं बांटे गए, नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपीस। इस बात को छोड़ दें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स क्या हैं छोड़ें, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कहते हैं, छोड़े पड़े। ये लफ्ज ना थोड़ा सा याद रख लें बस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स ये प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के। तो अगर एक कंपनी का पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन है तो ये कंपनी क्या समझी जाएगी? इनसे कम है तो ये कंपनी क्या समझी जाएगी? स्मॉल कंपनी समझी जाएगी। असल में ना यार पता होता क्या है, एक कंपनी का कैपिटल है 30 मिलियन, ठीक है, पहले साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 मिलियन, तो फिर 40 मिलियन बन गया। अगले साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, बांटा कुछ नहीं, ओनर को घर नहीं लेके जाने दिया। अगले साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 2, 10 पुराना पड़ा हुआ है, 2 इस साल प्रॉफिट कमा लिया, टोटल प्रॉफिट कमा लिया आज तक जब से बनी है 12, तो ये हो गया 42। अब करते करते कंपनी की लाइफ में एक उम्र आती है कि कंपनी अपने पांव पे खड़ी हो जाती है, करते करते कंपनी की लाइफ में एक उम्र आती है कि कंपनी अपने पांव पे खड़ी हो जाती है और 50 से ऊपर निकल जाता है ये। अगर निकल गया 50 से ऊपर तो आप स्मॉल कंपनी नहीं रहेंगे। क्लियर होगी ये बात? तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स पता क्या होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स आपने कमा लिए हैं लेकिन बांटे नहीं। जिन्होंने कुछ कैफ 7 पढ़ा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स को कहते हैं, लेकिन छोड़े परे, ज्यादा कैफ 1 वाले बैठे हुए हैं। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स को लिखते हैं प्रॉफिट्स, ऐसे प्रॉफिट जो अभी तक ड्रॉइंग नहीं की गए, बिजनेस में ही पड़े हैं। तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट मिला के अगर 50 से कम है तो ये कंपनी क्या है? स्मॉल। आखिरी बात पढ़ लो फिर क्लास खत्म करें। पॉइंट 4 इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। कुछ लोगों ने ना 2 नंबर की थी, उनको जब पता चला कि ये बेनिफिट मिल रहा है स्मॉल कंपनी का रेट कम है, तो उन्होंने 2005 में ही ना, 2005 में, यकम जुलाई 5 लिखा हुआ है, तो उन्होंने 2005, 6, 7 में पता है क्या गेम डाली? उन्होंने कंपनी को तोड़ दिया, कंपनी को तोड़ के 2 हिस्से कर दिए। मिसाल के तौर पे एक कंपनी थी, पंखे भी बनाती थी, एसी भी, तो पंखे वाली फैक्ट्री अलग थी, एसी वाली फैक्ट्री अलग थी। उन्होंने दोनों फैक्ट्रीज नए नाम से रजिस्टर करा दी, एक जगह 200 एम्प्लॉइज फैक्ट्री में, दूसरी जगह 200 एम्प्लॉइज। अब असल में वो 400 थे, लेकिन उन्होंने 2 नंबरी करके क्या किया, कंपनी तोड़ के 2 नई कंपनीज बनवा ली, लेकिन अंदर मशीनें वही हैं, एम्प्लॉइज वही हैं, चीजें वही बना के बेच रहे हैं। तो इन लोगों को हुकूमत ने कहा भाई इसकी इजाजत नहीं है, ये आपने फिर 2 नंबर तरीका निकाला है, इसकी इजाजत नहीं है। एंड इज नॉट फॉर्म्ड बाय तोड़िंग अप, स्प्लिट अप, तोड़ देना, पहले से तोड़ी हुई कंपनी और उसको फिर रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब है दोबारा जाके री रजिस्टर कराना अपने आप को, तो इसकी इजाजत नहीं है। यानी उन्होंने पता क्या किया था, उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया, फैक्ट्री 1 महीने के लिए बंद कर दी, उन्होंने कहा जी हमारे कारोबार खत्म हो गए हैं, बस हम छोड़े हैं कारोबार, और फिर महीने बाद आके फ्रेश 2 नई कंपनीज रजिस्टर करवा ली। तो अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप स्मॉल कंपनी नहीं है। तो ये चारों शराइत पूरी होनी जरूरी है, क्योंकि 1 to 3 के दरमियान क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।